शिक्षा पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आदर्श पांडे और आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि रियल नंबर है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और ये जो लेक्चर होने वाला है ये रियल नंबर के इंट्रोडक्शन के ऊपर होने वाला है। मतलब हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, रियल नंबर के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, ठीक है ना। और ये पार्ट 1 होने वाला है, इसके ऊपर 2 पार्ट अपलोड होंगी, ठीक है ना। कुछ कॉन्सेप्ट को इस पार्ट में पढ़ेंगे, बचे हुए कॉन्सेप्ट्स को अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, हमारा सब कवर हो जाएगा, ठीक है, और पता भी नहीं चलेगा। तो बिना देरी किए हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, तो थोड़ा कंटेंट टेबल की बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भैया डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर क्या है, रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है। दूसरा हम बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो आज की क्लास में बस इन्हीं 2 टॉपिक्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे और अगले क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ और एलसीएम और प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स को कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं कि भैया रियल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है। अगर हमसे कोई पूछ ले कि भैया रियल नंबर को डिफाइन करो, बताओ क्या होता है। देखो, बेसिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, बिना बेसिक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो हम बहुत बेस से पढ़ेंगे। जो बच्चे क्लास 8 9th में जिनको कुछ नहीं आता है मैथ्स में, उनको भी साथ में लेके चलेंगे और सारा पढ़ाएंगे। समझ में आया कि नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है। तो रियल नंबर हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं ना जो रेशनल और इरेशनल नंबर से मिल के बने होते हैं। ये हमारे रेशनल और इरेशनल नंबर के यूनियन होते हैं। समझ में आया कि नहीं। उन्हीं से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो आपने रियल नंबर के बारे में क्लास 9th में भी जाने अनजाने में पढ़ा होगा। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में अगर आपने 9th में पढ़ा है, और पढ़ा ही है, चैप्टर नंबर 1 था नंबर सिस्टम में, तो आप रियल नंबर समझ लो पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बस सीखना है अपने को, ठीक है। तो रियल नंबर हमारे रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलके बने हुए हैं। तो भैया प्रश्न उठता है कि रेशनल और इरेशनल नंबर क्या है, ये भी एक्सप्लेन कर दो। तो चलो एक्सप्लेन करता हूं। देखो, रेशनल नंबर क्या होता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रेशनल नंबर है क्या, ठीक है। रेशनल नंबर की बात करें, ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, पी और क्यू हमारे इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। इंटीजर मतलब कंप्लीट नंबर, 1 2 3 -1 -2 -3, ये। तो ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं, जहां पे पी और क्यू हमारे इंटीजर होने चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। हमारा ये जो क्यू डिनोमिनेटर है ना, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये हमारा क्या कहलाएगा, बताओ, रेशनल नंबर कहलाएगा। तो ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं, जहां पे कंडीशन ये है कि पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए, डिनोमिनेटर जो कि क्यू है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो उस नंबर को हम क्या बोल देंगे, रेशनल नंबर बोल देंगे। तो भैया आप एक एग्जांपल दो। जैसे मैं बोल रहा हूं 1/2, तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में है कि नहीं, बोलोगे हाँ। और कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है। देखो 1 और 2 जो कि p और q है, ये इंटीजर है कि नहीं, 1 और 2 इंटीजर है, ठीक है। q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, देखो 2 नॉट इक्वल टू 0 है, बोलोगे हाँ। तो ये हमारा क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, एक मिनट, चलो अब बात कर लेते हैं कि सारे नेचुरल नंबर हमारे रेशनल नंबर होते हैं। सारे नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। सारे नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। बोलोगे भैया ये क्या बात हो गई कि यहाँ तो 1 दिया है, 1 तो पी बाई क्यू के फॉर्म में है नहीं, रेशनल नंबर तो आपने बताया कि पी बाई क्यू के फॉर्म में। देखो 1 को 1/1 लिख सकते हो कि नहीं, हो गया पी बाई क्यू के फॉर्म में, ये भी मेरा रेशनल नंबर है। 2 को क्या मैं 2/1 लिख सकता हूं कि नहीं, बोलोगे हाँ लिख सकते हो। देखो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, तो मेरा 2 भी क्या है, बताओ, रेशनल नंबर है। देखो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया। 2 और 1 मेरे इंटीजर होने चाहिए, हाँ इंटीजर है। क्यू मेरा नॉट इक्वल टू 1 है, देखो डिनोमिनेटर 1 है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो सारे नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। अब बात कर लेते हैं होल नंबर की। सारे होल नंबर भी हमारे क्या होते हैं, बताओ, रेशनल नंबर होते हैं। होल नंबर में क्या एक्स्ट्रा ऐड हो गया, 0 ऐड हो गया। बाकी बाकी तो मेरा नेचुरल नंबर ही है। 0 प्लस सारे नेचुरल नंबर को मिला दो तो हमें क्या मिल जाएगा, होल नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सारे होल नंबर को भी हम क्या कर सकते हैं, बताओ, पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सारे होल नंबर भी हमारे क्या हो गए, बताओ, रेशनल नंबर हो गए। सारे इंटीजर्स भी हमारे क्या होते हैं, बताओ, रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इनको भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे -3 है तो -3/1 लिख सकते हो कि नहीं,
देखो ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, जहां पे पी और क्यू मतलब -3 और 1 इंटीजर है, पूर्णांक है, और क्यू मेरा नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब 1 मेरा नॉट इक्वल टू जीरो है, कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो मेरा क्या हो गया, ये मेरा एक रेशनल नंबर हो गया। तो सारे इंटीजर को भी मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं, और कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है, तो सारे इंटीजर भी हमारे क्या हो गए बताओ, रेशनल नंबर हो गए। सारे फ्रैक्शन हमारे क्या होते हैं बताओ, रेशनल नंबर होते हैं। अब यहां से मैं थोड़ा रफ कर लेता हूं इसको, फिर समझते हैं। देखो सारे फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट ऑफ अ होल, किसी एक कंप्लीट यूनिट का कुछ हिस्सा, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। जैसे मैंने बोला एक सेब लिया, उसको दो टुकड़े में किया, तो बताओ दो इक्वल टुकड़ों में किया और एक तुमने खा लिया, तो कितना पूरे सेब का खाया, 1/2, मतलब 1/2 पूरे सेब का तुमने खा लिया। यही है मेरा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब पार्ट ऑफ अ होल या पार्ट ऑफ अ कंप्लीट यूनिट। तो देखो ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में है, फ्रैक्शन भी देखो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, जहां पे पी और क्यू मतलब 1 और 2 मेरे इंटीजर हैं, और q नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब 2 नॉट इक्वल टू जीरो है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसको भी हम क्या बोल देंगे बताओ, ये भी मेरा रेशनल नंबर है। ठीक है, तो सारे फ्रैक्शन भी मेरे क्या है बताओ, रेशनल नंबर है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब ये क्या है, देखो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी नंबर को जब आप दशमलव में बदलोगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ 1/10, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, अगर यहाँ से 10 हटाना है, एक जीरो है, तो यहाँ लास्ट में पॉइंट लगाओ और लेफ्ट के तरफ शिफ्ट करो, एक जीरो है तो एक ही पॉइंट, तो इसको कैसे लिख सकते हो, 0.1। तो ये देखो ये भी मेरा क्या था, 1/10 था, रेशनल नंबर था, रेशनल नंबर को किसमें कर दिया मैंने, डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है रेशनल नंबर का, वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आपने 9th में पढ़ा है, ठीक है ना, मैं फिर से बता देता हूँ। टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं कि पॉइंट के बाद जो नंबर है वो कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाएगा, जैसे 0.1, 1 के बाद खत्म हो गया, अब आगे नहीं जा रहा है, 0.12 हो गया, ये भी देखो पॉइंट के बाद बस 2 डिजिट तक गया, खत्म हो गया, तो ये मेरे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो गए। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब पॉइंट के बाद खत्म भी नहीं हो रहे हैं और रिपीट करते चले जा रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ 0.1 2 3 4 5, ठीक है ना, ओके। पॉइंट के बाद क्या है हमारा, पॉइंट के बाद, अच्छा सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या है, पॉइंट के बाद खत्म भी नहीं हो रहा, रिपीट कर रहे हैं, इसको मत लिखना। पॉइंट के बाद जैसे 1 2 1 2, ठीक है ना, 1 2 ऐसे चलता गया, 0.13 13 13 ऐसे चलता गया, तो ये मेरे क्या हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो जो हमारे रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, रेशनल नंबर को जो हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, तो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स मिलेगा। समझ में आया कि नहीं, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है ना, तो रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इरेशनल नंबर को भी हम कर सकते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरफ क्या होगा, मेरा राइट की तरफ पॉजिटिव नंबर लिखते थे, 1 2 3 4, ये अप टू द प्लस इन्फिनिटी तक जाता था। यहाँ पे हम लोग -1 -2 -3 अप टू द माइनस इन्फिनिटी तक जाता था, तो हम यहाँ पे नंबर लाइन पे भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप आपको रेशनल नंबर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, कि ये इरेशनल नंबर क्या है। देखो ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते, उसको हम क्या बोलेंगे बताओ, इरेशनल नंबर, ठीक है ना। जैसे √2, √3, √2 मेरा क्या है, √3 मेरा क्या है बताओ, इरेशनल नंबर है। कैसे बोलोगे भैया, इसको तो मैं p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं। देखो √3/1 मैंने लिख दिया p बाई क्यू के फॉर्म में, ये तो रेशनल नंबर हो गया, लेकिन कंडीशन नहीं फुलफिल कर रहा है। p बाई क्यू के फॉर्म में लिख तो दिया, लेकिन ये p और q मेरे क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। 1 तो इंटीजर है, लेकिन √3 तो मेरा इंटीजर नहीं है ना, पूर्णांक नहीं है ना, कंप्लीट नंबर नहीं है ना, इसी वजह से p और q जो कि इंटीजर नहीं है, इसी वजह से हम बोलेंगे कि ये मेरा इरेशनल नंबर है। समझ में आया कि नहीं। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते, उसी को हम क्या कहते हैं बताओ, इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे √3, √2, √2+5, पाई, पाई। अब पाई को लेके आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, पाई को समझाता हूं मैं अच्छे से। देखो पाई मेरा क्या है बताओ, पाई मेरा है इरेशनल नंबर। बोलोगे भैया कैसे आप इरेशनल नंबर बोल रहे हो, पाई की तो वैल्यू मैं 22/7 यूज करता हूँ, 3.14 यूज करता हूँ। ये तो देखो p बाई क्यू के फॉर्म में है, p और q यहाँ पे इंटीजर भी है, q नॉट इक्वल टू जीरो है, 7 नॉट इक्वल टू जीरो। भैया ये तो रेशनल नंबर हो गया, आप तो गलत बता रहे हो। नहीं, पाई की जो वैल्यू हम यूज करते हैं ना, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये।
समझ में आया कि नहीं? ये जो 22/7 यूज करते हैं, 3.14 यूज करते हैं, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, पाई के करीब वाली वैल्यू है, उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई की जो वैल्यू होती है ना, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स मिलता है, मतलब इरेशनल है मेरा पाई। समझ में आया कि नहीं? ओके, तो मेरा पाई मेरा क्या है, इरेशनल है। कंफ्यूज मत होना, अगर एमसीक्यू में पूछे तो डायरेक्ट अगर पाई पूछे कि पाई रेशनल है या इरेशनल, तो भैया पाई मेरा इरेशनल नंबर है। ओके, ठीक। अब 0.102030, अब देखो ये मेरे कैसे डेसिमल है, पॉइंट के बाद बढ़ते भी जा रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो इसको हम नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे। तो इरेशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है ना, इरेशनल नंबर को हम जब डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे ना, तो ऐसे ही लिखा जाएगा, कैसे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल हमें देगा। समझ में आया कि नहीं? ओके, इरेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड ऑन नंबर लाइन। भैया ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है, इरेशनल नंबर को भी हम क्या कर सकते हैं बताओ, नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। √3 को, √2 को, √7 को, ये सबको आपने क्या किया है, एक्सप्रेस तो किया है ना क्लास 9th में, तो इरेशनल नंबर को भी हम क्या कर सकते हैं बताओ, एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग नंबर लाइन पे, ठीक है ना? थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ठीक है। ऑल नंबर्स, अब एक शब्द में अगर बोलें, सारे नंबर्स जो -∞ से +∞ के बीच में लाई करते हैं, वो मेरे क्या है बताओ, रियल नंबर है। -∞ से +∞ के बीच में 1 2 3 4 5, -1 2 -1 -2 -3 -4 -5, 1/2 फ्रैक्शन भी आ जाएगा, होल नंबर भी आ जाएगा, रूट वाले वैल्यूज भी आ जाएंगे, पॉइंट वाले वैल्यूज भी आ जाएंगे। तो -∞ से +∞ के बीच में जो भी नंबर आया, वो मेरा क्या है बताओ, रियल नंबर है। और रियल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बात पूरी तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की, कि भैया ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है क्या। ये बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। कार्ल फ्रेडरिक गॉस नाम के एक मैथमेटिशियन हुए, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट को दिया था और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले आपको कंपोजिट नंबर के बारे में समझना होगा और प्राइम नंबर के बारे में समझना होगा। देखो कंपोजिट नंबर हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर से पहले हम लोग प्राइम नंबर समझ लेते हैं। देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर हों, दो डिवाइजर हों, वन और इटसेल्फ। ऐसे नंबर जो दो ही नंबर से डिवाइड हो, एक खुद से और एक वन से, उसे हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे दो, टू मेरा किससे डिवाइड होगा, एक वन से डिवाइड होगा, एक खुद टू से डिवाइड होगा। जैसे थ्री, वन से डिवाइड होगा, एक खुद थ्री से डिवाइड होगा। जैसे फाइव, वन से डिवाइड होगा, खुद फाइव से डिवाइड होगा। तो ये सब मेरे क्या है बताओ, प्राइम नंबर है। वहीं अगर कंपोजिट नंबर की बात करें, तो ऐसे नंबर होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हों। फैक्टर का मतलब दो से ज्यादा डिवाइजर हो, कंप्लीट डिवाइजर हो, उसे हम क्या कहेंगे बताओ, कंपोजिट नंबर। जैसे मैं बोल रहा हूँ फोर, अब फोर वन से भी डिवाइड होगा, टू से भी डिवाइड होगा, खुद फोर से भी डिवाइड होगा। देखो इसके कितने फैक्टर हो गए, तीन फैक्टर हो गए, मतलब दो से ज्यादा फैक्टर हो गए, तो ये मेरा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। जैसे सिक्स, सिक्स किस से डिवाइड हो रहा है, वन से भी होगा, टू से भी होगा, थ्री से भी होगा, इसके भी दो से ज्यादा फैक्टर हैं, तो सिक्स भी मेरा क्या है बताओ, सिक्स भी मेरा एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। तो आई होप आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा स्पेस खाली करते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग और कुछ बेसिक समझ लेते हैं, इसको तो बहुत 2 मिनट में समझेंगे हम लोग, बस थोड़ा सा इसको बेसिक और समझ लेते हैं कि यार फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। ये शब्द हमेशा सुना होगा कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। देखो किसी भी नंबर को अगर हम उसके फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख देते हैं, कंप्लीट डिवाइजर के प्रोडक्ट में लिख देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं बताओ, फैक्टराइजेशन कहते हैं। राइटिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, किसी भी नंबर को उसके फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख देने को ही हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। सबसे पहले जैसे मैं बोल रहा हूँ 24 का फैक्टराइजेशन करो, तो 24 के सबसे पहले फैक्टर फाइंड करो, कंप्लीट डिवाइजर फाइंड करो। तो 24 वन से भी डिवाइड होगा, टू से भी डिवाइड होगा, थ्री से भी होगा, फोर से भी होगा, सिक्स से भी होगा, 8 से भी होगा, 12 से भी होगा और 24 से भी होगा। इसके इतने फैक्टर हैं, बस इसके फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख देने को ही हम क्या कहेंगे, फैक्टराइजेशन कहेंगे। तो 24 का फैक्टराइजेशन क्या क्या हो सकता है, 6 इंटू 4 भी लिख सकते हो। 24 को क्या लिख सकते हो बताओ, 12 इंटू 2 भी लिख सकते हो। 24 को क्या लिख सकते हो बताओ, 8 इंटू 3 भी लिख सकते हो। 24 को क्या लिख सकते हो बताओ, 24 इंटू 1 भी लिख सकते हो। तो ये सब उसके क्या हो गए, फैक्टराइजेशन हो गए। अब एक टर्म आप बहुत सुनोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। बस एक शब्द यूज हो गया यहाँ पे, प्राइम। प्राइम मतलब प्राइम नंबर। तो किसी भी नंबर को अगर हम उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख देते हैं, तो उस फैक्टराइजेशन को हम क्या कहते हैं बताओ,
प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे 24 का अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, अगर आपको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना है 24 को, तो सबसे पहले क्या करोगे? 24 को उसके प्राइम फैक्टर फाइंड करो। प्राइम फैक्टर मतलब ऐसे प्राइम नंबर जो 24 को कंप्लीटली डिवाइड करें। तो बताओ ऐसे फाइंड करते हैं, 24 को ऐसे कटघरे में लिख देते हैं, बचपन से किया होगा, और फिर डिवाइड करते हैं प्राइम नंबर से। अगर इसका प्राइम फैक्टर डिवाइड फाइंड करना है तो 2 से गया तो 12 आया, फिर 2 से गया तो 6 आया, फिर 2 से गया तो 3 आया, फिर 3 से गया तो 1 आया। ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। 2 और 3 इसके प्राइम फैक्टर हैं। चूंकि हमें 24 को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखना है, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना है, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो देखो 24 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यही मेरा क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख देने को ही, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख देने को ही हम क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब मैंने आपकी बेसिक क्लियर कर दी, भूमिका रेडी कर दी। अब मैं आपको बता रहा हूं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, और 1 मिनट में सीख जाओगे आप लोग, तुरंत सीख जाओगे। चलो, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने दिया था। इन्होंने बोला एवरी कंपोजिट नंबर, अब मैंने कंपोजिट नंबर बता दिया है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है ना? और ये जो फैक्टराइजेशन होगा, देखो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखना या प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखने को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो हर एक कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में या प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। और ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा, मतलब बस एक ही एग्जिस्ट करेगा उसके जैसा। एक नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो एक ही होगा, यूनिक होगा, उसके जैसा दूसरा एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। हाँ, ऑर्डर आगे पीछे हो सकते हैं प्राइम फैक्टर के, ठीक है ना? समझ गया कि नहीं? तो हर एक कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में रीराइट कर सकते हैं, और ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा। इसका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। जैसे 24 है, तो 24 एक नंबर है, इसको हम क्या कर सकते हैं बताओ? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में रीराइट कर सकते हैं, प्राइम नंबर के फैक्टर्स में लिख सकते हैं इसको। तो 24 का सबसे पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करो, मैंने बताया 2 से गया, प्राइम नंबर से डिवाइड करो 12 आया, फिर 2 से गया 6 आया, फिर 2 से गया 3 आया, फिर 3 से गया 1 आया। अब इसी नंबर के प्रोडक्ट में लिख दो, हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ में आया कि नहीं? तो किसी कंपोजिट नंबर को, 24 कंपोजिट नंबर है, तो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर के या प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। इसके जैसा आपको दूसरा एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना 24 का, ये एक ही है, यूनिक है, इसके जैसा आप दूसरा एग्जिस्ट नहीं करने वाला है, दूसरी तरीके से आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है ना? ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना वो यूनिक है, वो यही एग्जिस्ट करेगा। 3 बार 2 होगा, 1 बार 3 होगा, बाकी दूसरे तरीके से आप इसको नहीं लिख सकते। समझ में आया कि नहीं? ओके, तो आई होप आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शिक्षा पॉइंट को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आप शिक्षा पॉइंट के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे आपको हर एक कॉन्सेप्ट की पीडीएफ मिल जाएगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।